नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं अभि जोशी आप सभी के अपने स्टडी यूट्यूब चैनल विदुर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, मैं विज्ञान एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो विज्ञान हो रहा है और जो अपन कंटेंट लेके आए वो एनसीईआरटी से लेके आए। हमारा पहला चैप्टर है कोशिका सेल, जिसको आप कोई सी भी एग्जाम दे दीजिए, वहां पे सबसे ज्यादा पोर्शन आपको बायोलॉजी का देखने में मिलेगा करंट में। और बायोलॉजी की बात करी जाए तो यहाँ पे जो कोशिका की बात की गई है, सेल की बात की गई है, ये कोशिका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम एनसीईआरटी बेस्ड इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हमारा चैप्टर का नाम है कोशिका है। अब हमारा सामने सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर ये कोशिकाएं होती क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिकाएं हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो आप पूछेंगे सर ये रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? देखिए, कुछ कोशिका हमारे शरीर की रचना करती है, जैसे कि हमारे आंखों का बनना, उंगलियों का बनना, शरीर की वृद्धि होना। और कुछ कोशिकाएं क्या करती है, हमारे शरीर में क्रियाएं करती, उपापचय, अपचय, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती है। तो इनको बोला जाता है कि जो कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए, इसको आपको मैं एक छोटे से प्रैक्टिकल के रूप में समझाता हूं। जैसे कि ईंट की बात की जाए यहाँ पे, तो एक भवन का निर्माण किसके द्वारा संभव है? ईंटों के द्वारा। ईंट के से क्या होता है, भवन का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार आप समझिएगा, जो हमारी कोशिकाएं होती है उसके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण क्या था। जो कोशिकाएं हमारे क्या करती है, हमारे शरीर का निर्माण का कार्य करती है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या होता है। अब देखिएगा, कुछ इसके फैक्ट पॉइंट है कि कोशिकाओं की खोज किसने की, किसके द्वारा की गई और किस माध्यम से की गई। तो ये अब हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात की जाए, कोशिका की बात की जाए तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक, ये नाम को आप नोट करना, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। लेकिन आपको यहाँ पे एक कंटेंट को ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज तो की गई थी, लेकिन वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। फिर क्वेश्चन आता है कि सर वो मृत कोशिका क्या थी? तो वो एक कार्क का टुकड़ा थी। क्या थी वो? कार्क का एक टुकड़ा। अब आप पूछेंगे सर कार्क क्या होता है? एक वृक्ष होता है, उसकी छाल को क्या बोला जाता है? कार्क बोला जाता है। फिर आप पूछेंगे सर ये मृत कोशिका का तो हमको समझ में आ गया, सर अब जरा ये बताइए कि जो ये जीवित कोशिका है इनकी खोज किसने की थी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ल्यूवेनहॉक, ये नाम याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। अब इसमें आपका एक कंसेप्ट निकल के आता है कि जब रॉबर्ट हुक ने जो 1665 में मृत कोशिका की खोज करी थी, तो उस टाइम पे उन्होंने स्वयं की एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करा था। यह आपका एक कंसेप्ट है कि उन्होंने स्वयं निर्मित एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। तो आइए अब हम इसके और आगे के एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट को, आइए विद्यार्थी अब यहाँ पे हम कोशिका के बारे में कुछ फैक्ट पॉइंट समझ लेते हैं। ये फैक्ट पॉइंट लगातार आपसे परीक्षाओं में पूछेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से नोट करिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहला फैक्ट आपका बनता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे यहाँ पे बात करेंगे सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है जीवाणु कोशिकाएं। यदि बात की जाए सबसे छोटी कोशिका होती है वो जीवाणु कोशिका होती है। यदि इसके आकार की बात की जाए तो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। सेकंड, इसी का जो पैटर्न है वो ये है कि सबसे बड़ी कोशिका, अब यहां से आपसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो आपका यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिकाएं होता है। यहाँ पे शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिकाएं होता है। यदि अब इसके आकार का कभी पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, एक आकार होता है। तो ये कुछ इसके फैक्ट पॉइंट थे, आपको इसको ध्यान से नोट करिएगा। आइए अब हम नया एनसीईआरटी बेस्ड कुछ टॉपिक समझते हैं कोशिका से रिलेटेड। आइए फ्रेंड, अब यहाँ पे हम न्यू एनसीईआरटी टॉपिक को समझते हैं। हमारा न्यू एनसीईआरटी टॉपिक है एक कोशीय एवं बहुकोशीय जीव। हमको इन दोनों में क्लेरिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है कि एक कोशीय जीव कौन से होते हैं और बहुकोशीय जीव कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं एक कोशीय जीव कौन से होते हैं। देखिएगा, एक कोशीय जीव की बात करी जाए तो इसमें कितनी कोशिकाएं होती है? नाम से आप बता सकते हैं इसमें कितनी कोशिकाएं होती है? एक कोशिकाएं होती है। अब यहां से सिर्फ हमको यह सब कहना कि इसमें एक कोशीय जीव में केवल एक कोशिका होती है,
इसलिए इसको एक कोशी बोला जाता है। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि इसकी हमको मेन फंडामेंटल समझना है। इसमें कोशिकाएं कितनी होती है? एक कोशि में एक होती है। अब यही कोशिका मिलके क्या करती है? सारा कार्य करती है। ये जो एक कोशिका होती है यही मिलकर सारा क्या काम करती है? सारा कार्य करती है। अब ये कौन सा कार्य करती है? तो ध्यान दीजिएगा, रचनात्मक एवं क्रियात्मक। कुछ कोशिकाएं क्या करती है? रचना करने का कार्य करती है, और कुछ क्या करती है? क्रियाएं करने का काम करती है। अब उनके कुछ उदाहरण जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये कैसे हैं? एक कोशी जीव है। इसमें एक कोशिका होती है, यही कोशिकाएं सारे संपूर्ण कार्य करती है। कौन कौन से करती है? रचनात्मक और क्रियात्मक, ये इसके उदाहरण थे। आई होप कि आपको एक कोशी जीव समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं बहुकोशी जीव। तो ध्यान दीजिएगा, बहुकोशी जीव मतलब आप इसको नाम से फेमस समझ सकते हैं कि इसमें कोशिकाएं कितनी होती है? एक से अधिक। अब एक से अधिक कोशिकाओं को हम क्या कह सकते हैं? इसमें अनेक कोशिकाएं होती है, क्योंकि इसकी कोशिकाओं की कोई डेफिनेशन नहीं है। इस कोशिकाओं को अपन कोई डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसमें कितनी कोशिकाएं होती है? अनेक कोशिकाएं होती है। अब ये अनेक कोशिकाएं क्या करती है? संपूर्ण कार्य करती है। इनके अंतर्गत जितना भी संपूर्ण कार्य होता है वो सारी अनेक कोशिकाएं मिलकर करती है। अब ये अनेक कौन कौन से कार्य होते हैं? वो तो वापस से वही बात है, रचनात्मक और क्रियात्मक। कुछ कोशिकाएं रचना करने का काम करती है और कुछ आंतरिक क्रियाओं करने का कार्य करती है। अब इसके उदाहरण देखिएगा, जैसे पादप जो पेड़ पौधे होते हैं, जंतु, कवक जिसको फंजाई भी बोला जाता है, ये इसके बेस्ट उदाहरण है। तो आई होप कि यदि अब आपसे पूछा जाए कि एक कोशी जीव और बहुकोशी जीव कौन से होते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं। यदि आपको मेरा साइंस पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक कमेंट करके बताइए कि मैं कैसा पढ़ रहा हूं, क्योंकि आपका जो कमेंट रहता है वही हमारा मोटिवेशन रहता है। तो आइए हम न्यू एनसीईआरटी टॉपिक पे चलते हैं। ये एनसीईआरटी टॉपिक ऐसा है जो लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, और खास करके बात की जाए रेलवे की, तो रेलवे में कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा टॉपिक है कोशिकाओं के लक्षण है, जिसको हिंदी में बोला जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल कहा जाएगा। तो देखिए, इसका पहला यदि लक्षण की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आधारभूत कार्य करने की क्षमता। जो कोशिकाओं में क्या रहती है? आधारभूत कार्य करने की क्षमता रहती है। और आधारभूत कार्य किन में करती है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवों में करती है। और जीवों में कौन से आधारभूत कार्य करती है? तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रचनात्मक और एक होता है क्रियात्मक। तो आप स्वयं सोचिए, जब जीव में वृद्धि होगी, प्रजनन होगा, तभी तो उसका विकास होगा। तो ये कार्य कौन करवाता है उनका? ये उनकी कोशिकाएं करवाती है, रचनात्मक और क्रियात्मक। और इन्हीं कार्य को क्या बोलते हैं? आधारभूत कार्य। और ये हमारे जीवों का क्या होता है? लक्षण या गुण कहा जाता है इसको। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। सेकंड ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? रासायनिक संयोजी एवं उपापचयी क्रियाएं करते हैं। रासायनिक संयोजी का मतलब होता है कि रासायनिक क्रिया, जितनी भी मानव शरीर या जीवों में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है वो कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होती है। और दूसरा उपापचय। उपापचय का मतलब क्या होता है? श्वसन क्रियाएं। तो ये जो श्वसन क्रियाएं किसके माध्यम से होती है? कोशिकाओं के माध्यम से होती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, द्विगुणक की क्षमता। द्विगुणक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो भागों में विभाजन होने की क्षमता। कई बार होता है कि कोशिका एक से दो भागों में विभाजित होती है। ये क्षमताएं भी किसमें होती है? यहाँ पे किसके द्वारा संपन्न होती है? कोशिकाओं का ही लक्षण होता है, कोशिकाओं का गुण होता है कि जीवों में क्या होती है? दो भागों में विभाजित हो जाती है। अब देखिएगा इसका थर्ड टॉपिक, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप अच्छे से समझिएगा। जीवों के शरीर व संगठन के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, जीवों का जो शरीर है उसके संगठन के आधार पर कोशिकाओं की संख्या निर्धारित की गई है। जिस जीव का शरीर का आकार जिस हिसाब से होगा उसमें कोशिकाएं भी उसी हिसाब से होगी। मतलब एक बड़ा जीव है तो उसमें कोशिकाएं भी अधिक होगी, और छोटा जीव है तो उसमें कोशिकाएं भी छोटी होगी। तो अब यहाँ पे आप इसको कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं वो, कि जीवों में शरीर के संगठन के आधार पर कोशिकाओं की संख्याओं का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। यदि सपोज हम अपन बात करें यहाँ पे एक छोटा जीव है, यदि कोई छोटा जीव है, सपोज अपन ने बात करें मुर्गी की बात करते हैं, कबूतर की बात करते हैं, छोटा हिरण की बच्चे की बात करते हैं, तो इसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी? कम ही होगी। यदि छोटा जीव है तो उसकी कोशिकाओं की संख्या भी कितनी होगी? कम होगी। यदि मैं एक बड़े जीव की बात करता हूं, मैं हाथी की बात करता हूं, ऊंट की बात करता हूं, तो उसमें कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि वो जीव भी कैसा है? बड़ा है। तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा, जीवों में शरीर के संगठन के आधार पर कोशिकाओं की संख्याओं का निर्धारण किया गया है। मतलब जीवों के शरीर का जो आकार होगा उसी आकार में क्या हो जाएगी? उनकी कोशिकाओं की संख्या भी उसी प्रकार से होगी। क्या आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसको आप प्रॉपरली नोट करते जाए।
जाए। यदि कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट्स में विद्यार्थी, यहाँ पे मैं आपको इसका एक फैक्ट पॉइंट बताना चाहूंगा। ये फैक्ट पॉइंट कई एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो इस फैक्ट पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा, नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में यदि बात की जाए, मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं होती है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या 10 की घात 4 होती है, या फिर ये कहा जाए कि 1 अरब के समथिंग या 1 अरब से भी ज्यादा संख्या इसमें होती है। तो आइए विद्यार्थी, अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी का एक ऐसा टॉपिक कर रहे हैं जो कि हर एग्जाम में पूछा गया है या भविष्य में आपके सामने आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। यदि आपने इसको एक बार अच्छे से समझ लिया तो फिर आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे और आप साथ में इसको नोट करते जाइए। तो हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी, जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी टॉपिक है, उसका नाम है कोशिका सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में सेल थ्योरी बोला गया है। अब देखिएगा कोशिका सिद्धांत क्या बोलता है, तो ध्यान दीजिएगा। कोशिका सिद्धांत को 2 जीव वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से दिया गया है। कहने का मतलब है कोशिका सिद्धांत के विषय में 2 जीव वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना मत रखा है। अब ध्यान दीजिएगा, इन वैज्ञानिकों ने इस पर क्या बोला गया। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो वैज्ञानिक है वो कौन थे, श्लाइडेन थे। अब श्लाइडेन के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। श्लाइडेन कहां से संबंध रखते थे, तो श्लाइडेन जर्मन वनस्पति शास्त्र से संबंध रखते थे। इन्होंने अपना सिद्धांत कब प्रतिपादित करा, तो इन्होंने अपना सिद्धांत 1838 में प्रतिपादित किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें अच्छे से समझिएगा इसको कि जर्मन के वनस्पति शास्त्र श्लाइडेन ने 1838 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब वो क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो भी अपन अच्छे से समझेंगे। यदि दूसरे वैज्ञानिक की बात करते हैं तो उनका नाम है श्वान, पूरा नाम था टी श्वान। अब ध्यान दीजिएगा, ये कहां से संबंध रखते हैं, तो ये ब्रिटिश जंतु शास्त्र से संबंध रखते हैं। और इन्होंने अपना सिद्धांत कब प्रतिपादित किया था, तो इन्होंने 1839 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये भी बहुत मोस्ट आईएमपी है, तो आपको आई होप दोनों चीज समझ में आ गई हो। अब मेन बात आती है कि इन दोनों ने अपना क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ने अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि सभी, ध्यान दीजिएगा, सभी जंतु एवं पौधे, सभी जंतु और पौधे, और जंतु और पौधे जब मिल जाते तो क्या बन जाते हैं, जीव बन जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है सभी जंतु पौधे जो कि जीव कहलाते हैं वो किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और कोशिकाओं को क्या बोला गया है, जीवन की मूल इकाई बोला गया है। इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया था कि कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। ये जो सिद्धांत है कोशिका सिद्धांत, इसको अच्छे से करिएगा, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन के कई क्षेत्र ऐसे आते हैं जिससे हम सामने वाले व्यक्ति से सहमत नहीं होते हैं। इसी प्रकार विज्ञान के भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें हर वैज्ञानिक आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाते। यही समस्या हुई थी जब श्वान और यदि बात की जाए स्लाइडेन ने जो अपना सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत से कई वैज्ञानिक सहमत नहीं होते। उसी में से एक वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्कोव। ये ऐसे वैज्ञानिक थे जो उनसे सहमत नहीं थे। अब सहमत नहीं थे मतलब क्या, इन्होंने भी कई प्रकार के शोध करे और उसमें कई निष्कर्ष पाए। तो अब इन्होंने अपने निष्कर्ष में क्या बात बोली और वो क्या चीज प्रतिपादित। रुडोल्फ विर्कोव एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो श्वान और यदि बात की जाए स्लाइडेन के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जो कि उसको, या फिर ये कहा जाए कि इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। ये सिद्धांत उन्होंने 1885 में दिया। इस सिद्धांत को उन्होंने बोला कि कोशिकाओं का विभाजन होता है, कोशिकाओं का आपस में विभाजन होता है, और जो पुरानी नई कोशिकाएं वो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनती, मतलब नवीन कोशिकाएं पूर्ववत कोशिकाओं से मिलकर ही बनती है। तो यह सिद्धांत प्रतिपादित हो गया, लेकिन इसमें भी कई प्रकार के संशोधन हुए और फिर वर्तमान में एक फाइनली एक सिद्धांत आया या फिर एक निष्कर्ष आया। वो निष्कर्ष क्या थे वो ध्यान दीजिएगा। वर्तमान समय में यह बोला गया है कि सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिले। अब यहां क्या कहना चाहते हैं, या तो कुछ जीव एक कोशी होंगे या कुछ जीव बहुकोशी होंगे। जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होंगी तो वो क्या हो जाएंगे, बहुकोशी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कुछ जीव हैं, ये सभी जीव जो हैं वो क्या है, या तो एक होंगे या एक से अधिक कोशिका वाले होंगे। दूसरी बात क्या बोली गई, प्रत्येक कोशिका पूर्ववत कोशिकाओं से मिलकर बनती। मतलब ये कहा जाए कि नवीन कोशिकाएं पूर्ववत कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो आई होप कि आपको ये इसका निष्कर्ष
एग्जामिनेशन कोर्स अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वापस से ध्यान दीजिएगा, कोशिका संरचना से बात की गई है, मतलब यहाँ पे कोशिका का क्या हमको स्ट्रक्चर को हमको यहाँ पे समझना है। कोशिका का स्ट्रक्चर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या आता है, प्लाज्मा झिल्ली, जिसको क्या मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। अब क्या होती है, तो कोशिकाओं की बाहरी परत को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। फिर केंद्रक की बात की जाए तो केंद्रक क्या होता है, तो कोशिकाओं के मध्य के हिस्से को क्या बोला जाता है, केंद्रक कहा जाता है। यदि बात की जाए कोशिका द्रव्य, तो कोशिकाओं के अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो कि विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है, जिसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफी बड़ी हो गई, नेक्स्ट पार्ट में कल अपलोड करूंगा। पूरा वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि आपको छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी एग्जाम में काम आएगा। तो इसको प्रॉपरली आप समझिएगा, नोट्स बनाइएगा। कोई भी डाउट है तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा विज्ञान पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया, क्योंकि आपके द्वारा दी गई कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होती है। थैंक यू सो मच।